नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रेलवे के सभी पीवाई की क्वेश्चंस की आज सीरीज का मैं अगला पार्ट लेकर आया हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 17 को। 16 पार्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज हम बारी है प्रैक्टिस सेट 17 की। टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके थे और जिनके आने की संभावनाएं आगे भी है, जिनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की कक्षाएं देख रहे हैं, जिसमें साइंस से जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं मैं आप लोगों को शिफ्ट वाइज कवर करवा रहा हूं, जिसमें आप लोगों का आने वाला एग्जाम 100% फायदेमंद रहेगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू कर लेते हैं हम आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 16 में एक छोटा सा प्रश्न दिया था जो क्वेश्चन नंबर 20 था। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे, इसके बाद हम आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिला था कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया गया ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे और केपलर के अनुसार जो ये ग्रह गति करते हैं सूर्य के आसपास, ये किस प्रकार की या किस आकार की कक्षा में गति करते हैं। आप लोगों के सामने यहाँ ऑप्शन दिए गए थे, अति परवलयिक, परवलयिक, दीर्घवृत्तीय या फिर एलिप्टिकल। तो इसका जो सही जवाब आप लोगों के द्वारा मुझे दिया गया था, इसका सही जवाब दिया गया था वो था एलिप्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी। और यहां बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, केपलर का पहला नियम है इनकी आकार को लेकर, तो दीर्घ वृत्ताकार जो आकार होता है वो होता है कक्षा का। तो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में रहकर करते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के आकार में। नंबर 2 होगा कि हर एक ग्रह का जो दूसरा नियम होता है केपलर का, वो है कि हर एक ग्रह का कक्षीय वेग नियत रहता है, यानी कि इनका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। यहां पर नियम लिखा हुआ है, इससे आप नियत कर लीजिएगा। और तीसरा यहां पर एक नियम है जो केपलर के द्वारा दिया गया था ग्रहों की गति से संबंधित, वो ये है कि कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा जितने समय में पूरा करता है उसे उसका रिवॉल्यूशन टाइम या फिर परिक्रमण काल कहते हैं। और यह परिक्रमण काल आपको तीसरे नियम में समझना है कि यहां होगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r³ के, यानी सूर्य किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी दूरी के क्यूब के यानी घन के समानुपाती होता है। यहां हम लोगों ने तीसरे नियम में देख लिया। तो ये 3 नियम जो केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित दिए थे, आप लोगों को अपने नोट्स में इनको लिख लेना है। आने वाले एग्जाम में आपको इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए, प्रैक्टिस सेट 17 का पहला प्रश्न आप सभी के सामने देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन, शिफ्ट ना आप देख सकते हैं कि किस डेट को ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इनमें से कौन सा रोग जो उसके कारक जीव से संबंध में गलत है, गलत आपको बताना है यानी इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिसीज एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि जो इनसे नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलेरा, यानी कि जिसे हम लोग हैजा के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी को। क्या ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। टीबी दे के रखा है, तो टीबी क्या माइक्रोबैक्टीरियम से होता है? एड्स एचआईवी से होता है, मलेरिया। चलिए हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर जो पहला ही ऑप्शन देके रखा है हैजा, यहां हैजा जीवाणु से होने वाला रोग होता है। और ये किस जीवाणु से होता है? उसका नाम हो जाता है विब्रियो कोलेरी। नोट्स आप लोग बनाते चले। तो विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यह हैजा होता है, यानी कि कोलेरा होता है। दूषित जल या दूषित खाना खाने से भी हैजा नामक रोग हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक फ्लू, यानी कि यह एक वायरस है। यहां पर पहला ही ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए और को देख लेते हैं। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैं यहां पर पूरा नाम लिख देता हूं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है टीबी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस। यहां एड्स की बात कर लेते हैं, तो एड्स एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस नाम के एक वायरस से होता है, जिसमें हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून पावर, वो कमजोर हो जाता है। और यहां पर हम बात करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ का रोग है, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के प्रोटोजोआ से ये होता है, यह भी सत्य है। तो आपको यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देके रखा था कोलेरा का, इन्फ्लुएंजा से कोलेरा आना चाहिए। विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सारे डिसीज, बैक्टीरियल, वायरल डिसीज या फिर प्रोटोजोआ के डिसीज आप लोगों को पढ़ लेना है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछे गए। पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है?
तो डिसीज का नाम है एनीमिया। आप लोगों ने पढ़ के रखा है खून की कमी होती है एनीमिया में, बट यहाँ पर जो टाइप ऑफ एनीमिया दे के रखा है वो दे के रखा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग विटामिन देके रखे हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 15/2/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में। अभी हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आगे आपके एग्जाम में। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9 आपको देके रखा है। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है दोस्तों, देखिएगा इसमें होता क्या है कि हमारी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का जो आकार होता है वह सामान्य से बड़ा हो जाता है। सामान्य आकार से सामान्य से बड़ा हो जाता है, यानी इसमें ग्रोथ हो जाती है, बड़ा आकार हो जाता है आरबीसी का। और जब आरबीसी का ये आकार सामान्य से बड़ा देखने को मिले तो इसे ही हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है? आरबीसी से रिलेटेड रोग है सिकल सेल एनीमिया। और इस सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती है इसका आकार अनियमित हो जाता है, बिगड़ जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, मुझे बताना है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स किस आकार की होती है, किस शेप की होती है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जवाब अच्छे से देना है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आरबीसी का आकार सामान्य से बड़ा हो गया, जिसे हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं, यह किससे होता है? तो आपने इसको पढ़ा होगा विटामिन B11, और विटामिन B11 को ही विटामिन B9 या फिर इसे हम लोग फॉलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। दोस्तों सभी के नेम आपको पता होना चाहिए, केमिकल नेम। और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वह एनीमिया या खून की कमी के दौरान ही दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा मिलती है? तो विटामिन B12। ये प्रैक्टिस सेट 16 का एक प्रश्न था जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिए थे। दोस्तों विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविक एसिड, और राइबोफ्लेविक एसिड आपको पता होना चाहिए। सी एस्कॉर्बिक एसिड, और B9 या B11 मैंने फॉलिक एसिड आप लोगों को समझा दिया है। इनके केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए सारे पीवाई की क्वेश्चन है, आप लोगों को फायदा मिलेगा। जीवाणु जनित रोग आपको पहचानना है। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखे रखा है डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, कंठमाला या फिर खसरा। सभी रोगों की जानकारी आपको होनी चाहिए। चिकन पॉक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिकन पॉक्स जो होता है यह एक वायरस से होने वाला रोग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी माता। क्या कहेंगे? छोटी माता नाम का रोग, वायरस से होने वाला ये रोग होता है। अगर हम लोग गलकंठ की बात करें या कंठमाला की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और खसरा, ये सारे जो रोग है ये वायरस से होते हैं, वायरस से होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंठमाला रोग यानी जिसे हम लोग कहते हैं मम्प्स, और मम्प्स भी वायरस से होता है। मम्प्स जो गाल का एक हिस्सा होता है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, तो ये कंठमाला हो जाएगा। और खसरा, मिजल्स खसरा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। हमारे पास जो डिप्थीरिया दिया है, ये डिप्थीरिया किससे होता है? तो एक जीवाणु जनित रोग होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। आपको मैं यहां पर लिखवाने वाला हूं कॉर्नीबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया से ये रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा डिप्थीरिया। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को एक कंटेंट लिखते चलना है अपने नोट्स में, और नोट्स का समय समय पर आपको रिवीजन भी करना है। केवल लिख लेने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको रिकॉल भी करना जरूरी है। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? आप लोगों को बताना है। एक्सेसिव स्वेलिंग इन द लेग, तो पैर जो होते हैं वो भारी भरकम हो जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। आपको यहां पर ऑप्शन देके रखे तपेदिक, फिलपांव, फिलपांव को हम लोग एलिफेंटियासिस बोलते हैं, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या फिर कोलेरा। तो देखिए तपेदिक यानी जिसे आपने टीबी या ट्यूबरकुलोसिस हम लोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, आपको ध्यान रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। और इसमें यह रोग जो होता है यह हमारे फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। अगर हम लोग एलिफेंटियासिस की देखें तो इसमें जो पैर होता है, जो पांव होता है, वह हाथी के पैर जैसा हो जाएगा,
जिसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाथी पांव नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और यह बीमारी होती किससे है, तो एक एस्केलमेंथिस यानी कि एक कृमि होता है जिसे वूचेरिया फाइलेरिया के नाम से जानते हैं, वूचेरिया फाइलेरिया के नाम से। तो वूचेरिया फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है इसे, तो इसका नाम हो जाएगा हाथी पांव नामक बीमारी। और इसी के अंदर जो पैर होता है वह हाथी के पैर के आकार का हो जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है या वायरस है, तो आपको बताना है यह एक प्रकार का वर्म होते हैं, कृमि होते हैं, जो आपको एस्केलमेंथस जो संघ होता है, फाइलम होता है, उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये कृमि होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं कुष्ठ रोग की बात करूं तो कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। चलिए सारे रोग डिस्कस करते चलते हैं हम लोग। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो होगा यह कुष्ठ रोग, इसमें जो ऊतक और अंग होते हैं जिसे हम कोढ़ की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, यह बैक्टीरियल डिसीज है। और अगर हम हैजा की बात करें तो हैजा अभी हम लोगों ने पढ़ा दूषित जल पीने से, और विब्रियो कॉलेरी नाम की एक बैक्टीरिया होता है, इसे ही यह हैजा रोग होगा। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब एलिफेंटियासिस या हाथी पांव या फिलपांव नाम की एक बीमारी के नाम से जाना जाएगा। और वूचेरिया फाइलेरिया इसको फैलाने वाला होता है और ये कृमि होता है, हाथी पांव नामक बीमारी। जेई में पूछा गया ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हमने बी देखा। 5 क्वेश्चन देके रखा है, इनमें से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायता होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। तो गैसेस का एक्सचेंजेशन प्लांट में किसके थ्रू होगा वो आप लोगों को बताना है। चलिए किस एग्जाम में ये आया हुआ है, आरआरसी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखिए पत्तियों में आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखा होगा कि जो लीफ होती है, प्लांट लीफ होती है, इन लीफ में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा अगर हम इन रंध्रों की स्ट्रक्चर देखें तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा स्टोमेटा, इन्हें हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहेंगे, गार्ड सेल, यानी कि इन्हें हम कहेंगे रक्षी कोशिका। और इन्हीं रक्षी कोशिका से जो घिरा हुआ भाग है इसी को हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं, स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है पौधों में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। ये अगर एग्जाम में आता है गार्ड सेल कहाँ पाई जाती है, तो स्टोमेटा को जो कवर करने वाली, स्टोमेटा का जो निर्माण करती है, ये जो रंध्र बना है, ये रंध्र इन 2 सेल से कवर होता है और इसी सेल को हम लोग गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों प्लांट एनाटोमी में इसे मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। सही जवाब हो जाएगा स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है कार्बन द्वारा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमेशा पूछा जाता है, इनमें से किस गुण को दर्शाता है। तो आपको यहां पर देखना है कि एक चेन बनती है भाई, कैटिनेशन प्रॉपर्टी में श्रृंखला बनने का गुण। कार्बन किसी अन्य कंपाउंड के कंपेयर में अपने एक जैसे कार्बन से ढेर सारी लंबी या बहुत लंबी एक चेन का निर्माण कर सकता है, और कार्बन के इसी गुण को हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन के इसी गुण को हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ पहला ऑप्शन देके रखा है परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है, किसी और कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट में ये नेचर नहीं पाया जाता है, परंतु कार्बन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कार्बन अपने ही समान कार्बन से जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना लेता है, और इसी चेन बनाने के गुण को हम लोग श्रृंखलन का गुण कहते हैं, जो आपको ध्यान से समझना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन आप लोगों को बताना है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लेते हैं कि दिया गया है कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध होता है, आप लोगों को बताना है। ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सभी लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, जो कार्बन जिनमें मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब आपको बताना है, मान लीजिए मीथेन हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4, इसमें एक कार्बन होता है, यह 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है सहसंयोजी बंध के द्वारा। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, और जहां इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वहां पर सहसंयोजी बंध ही देखने को मिलता है।
यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि सहसंयोजी बंध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सभी कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं कि इनमें से किस समूह के सभी यौगिक समान सजातीय श्रेणी के संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स देके रखे हैं आप लोगों को, जिनमें यौगिक में समान सजातीय श्रेणी यानी एक ही श्रेणी से, जैसे अलग अलग श्रेणी आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक होता है एल्केन ग्रुप, एक होता है एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, काफी सारे ग्रुप है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि किस ग्रुप से हम लोग देखने को मिलेगा। तो C2H6 देखिए दो कार्बन के साथ ये एक कैटेगरी नहीं होगी। अगर हम देखें C3H8 C4H10, देखिए एक कार्बन भी बढ़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन भी दो बढ़ रहे हैं, और ये होता है हमारे एल्केन में। तो C3H8 C4H10 और C5H12, और अगला जो यहाँ पर कंपाउंड आएगा C6H14 C7H16। इस तरीके से इसके पहले कौन था, तो CH यहाँ कर देखें हम लोग तो कितना कंपाउंड था, तो आप लोगों को समझ में यहाँ पर आना चाहिए। C3 है यहाँ पर पहले, C3, C2H6 होगा और उसके पहले CH4 होगा एल्केन। तो यहाँ मेथ एथ प्रोप यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन के बाद में यहां पर देके रखा आपको ब्यूटेन C4H10, और यहां देके रखा है पेंटेन। तो ये एक ही श्रेणी के, एक ही कैटेगरी के सजातीय श्रेणी के क्या है, ये सदस्य है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे सामने कि इनमें से कौन सा युग्म समान सजातीय श्रेणी में होता है, आप लोगों को बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछा गया आपसे। होमोलोगस सीरीज आप लोगों को बताना है जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहां CH3OH, देखिए OH ग्रुप आता है अल्कोहल में, आपको ध्यान रखना है, और COOH आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों मैच नहीं होंगे। तो यहां हम लोग पहला ऑप्शन कट कर देते हैं। C2H5OH यानी यहां भी अल्कोहल है और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, हटा देते हैं। यहां अगर हम देखें बीच में CO है, यहां भी बीच में CO, और CO किस में होता है, कीटोन ग्रुप में होता है। ये दोनों सदस्य कीटोन ग्रुप के हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि ये मेथिल यानी कि यहां बीच में CO है, एक तरफ आपको CH3 देखने को मिल रहा है, एक तरफ CH3 देखने को मिल रहा है, मेथिल है यानी कि डाई मिथाइल कीटोन, इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। और इसी का सेकंड कैटेगरी आप लोगों को देखे रखा है C2H2 यानी C2H5 होना चाहिए, H5 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। C2H5 COCH3, CO यहां पर देखे रखा है C2H5 और आपको CH3 देके रखा है। ये आपका हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अल्फाबेटिकली हम इनके नेम देंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। देखिए यही प्रश्न है जो ग्रुप डी में बच्चों को परेशान करते हैं, ऑर्गेनिक में बहुत कम लोग इनको बना पाते। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर होगा। ये एल्डिहाइड देके रखा है और यहाँ अल्कोहल देके रखा है। फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। अब फंक्शनल ग्रुप की पहचान आप लोगों को होनी ही चाहिए। OH ग्रुप किसका होता है, अल्कोहल का। COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, और बीच में CO और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो तो ये हो जाता है हमारा किसका हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का, यानी कीटोन ग्रुप यहां पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको पूछा गया है कि C3H8 और C5H12 के युग्म के आणविक द्रव्यमानों में अंतर आपको बताना है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। देखिए इन प्रश्नों से आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न काफी इजी होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं C3H8 की और हम बात करते हैं C5H12 की, चलिए इनका मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। मोलिकुलर वेट निकालना मतलब इसका हमें एटॉमिक मास कितना होता है 12, और 12 में हमारे पास कार्बन के मोलिक्यूल है 3। ऐड करेंगे हम 8 में किसको, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1। अगर हम लोग इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 36, और 36 और हो जाएगा यहाँ पर 8, तो 36 और 8 हो जाएगा हमारे पास 44। फिर हम लोग यहीं पर निकालते हैं मोलिकुलर वेट में,
तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 कार्बन है और कार्बन का होता है कितना है हमारे पास 12, प्लस यहाँ पर हम लोग 12 हाइड्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा 12 और 60 और 12 हो जाता है हमारे पास 72। अब 72 हो गया, 72 और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आप 72 और 44 का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी 72 माइनस करेंगे हम लोग 44, कितना आएगा दोस्तों, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास में 2 यानी कि 28। तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है सेशन को लाइक करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इथेनॉल का निर्माण के दौरान होता है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इथेनॉल कैसे बनता है? देखिए इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का एक सेकंड मेंबर होता है, जिसे आप लोगों ने एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना है। एथिल अल्कोहल क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। तो इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। इसका निर्माण कैसे होगा? तो मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन, मांसपेशियों में वायवीय श्वसन, यानी अवायवीय यानी अनाक्षी श्वसन, ऑक्सीश्वसन या ऑक्सीश्वसन ईस्ट में वायवीय। और देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है अनाक्षी श्वसन के दौरान ही बनता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन, मांसपेशियों में नहीं, ईस्ट में अवायवीय श्वसन, और ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान ही अल्कोहल का निर्माण यहाँ पर होगा। शराब उद्योग में इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, मॉल्टिंग प्रोसेस को किया जाता है, इसी अभिक्रिया के द्वारा शराब उद्योग में अवायवीय शोषण करवाया जाता है ईस्ट में और अल्कोहल का निर्माण करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट 12, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? देखिए हो सकता है आपको आज का थोड़ा सा लेवल अप लगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो आज की शिफ्ट में आए हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज में ले रहा हूं यहाँ पर। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया है। ये फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर होता है और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH। क्या आप लोगों ने फॉर्मेलिन नाम के एक लिक्विड का नाम सुना है? इसी फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा लैब में जो एनिमल होते हैं, जीवों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हमने उन्हें एक सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं हम लोग, जिसका नाम होता है फॉर्मेलिन, जो कभी नहीं सड़ते, यानी कितने ही वर्षों तक हम लोग उन्हें प्रिजर्वेटिव रख सकते हैं जीवों को। तो लैब में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जो कुछ जीव होते हैं एक स्पेशल लिक्विड में डूबे रहते हैं। इस लिक्विड का नाम क्या होता है? तो फॉर्मेलिन इस लिक्विड का नाम होगा। और फॉर्मेलिन बनता किससे? फॉर्मेल्डिहाइड के एक्वस सॉल्यूशन से। तो जीवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। दोस्तों बताना है कि इसका जो प्रयोग है हम किसके लिए कर सकते हैं? तो इसका उपयोग ध्यान रखना है आप लोगों को, परफ्यूम बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है, इत्र के निर्माण में। एयर कंडीशनर में क्या होगा? तो एयर कंडीशनर एसी के अंदर फ्रियोन गैस होती है और इसी फ्रियोन को हम CFC के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लीटिंग गैस मानी जाती है। यहाँ प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है रेफ्रिजरेटर, आपको पता है। और फायर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो भारी गैस होती है, जिसकी वजह से वहां पर आग बुझती है। तो दोस्तों समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन आप सभी के सामने। जी की इकाई है, जी किसकी इकाई आपको बताएं? बड़ी जी की इकाई क्या होगी? तो बड़ी जी इकाई होगी, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बोलता है कि किसी वस्तु में जो बल लगता है वह दोनों के द्रव्यमान, दो पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं जी। अगर मैं जी का वैल्यू यहाँ से निकालूं तो ये हो जाएगा हमारे पास FR² अपॉन में m1 इंटू m2। और अगर हम इसका यूनिट देखते हैं तो यहाँ F के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर और यहाँ दोनों के लिए आ जाएगा kg स्क्वायर। तो आप लोगों के सामने एक यूनिट निकल कर आता है किसका? जी का। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बड़ी जी का मान भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है। हमेशा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है,
तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा आपको बताना है। ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को करना है। अगर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, चंद्रमा पर अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के कंपेयर में, पृथ्वी की तुलना में, तो जो भार होता है वो 1/6 होगा। तो आपको अगर पृथ्वी पर भार देके रखा है 600, तो इसी का 1/6 करके हम लोग यहां से निकाल लेंगे यूनिट, जिसका वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का भार निकलता है m/g से, यानी कि उस व्यक्ति का मास और उस पर पड़ने वाले पृथ्वी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रभाव को, यानी स्मॉल g के प्रभाव को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? तो फोर्थ के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है आपको बताना। आप सभी के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही जवाब इसका सही हो जाएगा। देखिए छोटी g का भी मान आपसे पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कैटेगरी का क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर एस्केप वैल्यू यानी कि पलायन वेग का मान कितना होगा, तो पलायन वेग का मान हमारे पास हो जाता है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आप लोगों को वैल्यू ध्यान रखना है। बड़ी जी का वैल्यू मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। दोस्तों सही जवाब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्यों? आपने कई बार ये देखा होगा वीडियोस में कि जो चंद्रमा पर अगर छलांग लगाते तो अधिक ऊंचाई तक छलांग लगाई जा सकती है। इसका एक ही कारण होता है, वह है गुरुत्वाकर्षण। तो हमसे गुरुत्वाकर्षण वहां पर नगण्य होगा या कम होगा, तो क्या वह चंद्रमा पर भारहीन होता है? ये कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ इसका। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में है ना अल्पत्य है, यानी कि कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। नहीं, हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है, हमसे 1/6 होगा, इसलिए वहां पर ऐसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि चंद्रमा की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या घटना घटित होगी, आपको बताना है कि क्या द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार कम हो जाता है, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, या द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो द्रव्यमान होती है यह एक अपरिवर्तित राशि है, इसका मान हर एक जगह पर स्थिर ही होगा, परंतु जी के प्रभाव के कारण जो भार होता है वो बदलता रहता है। तो आपको बताना है कि यहाँ सही जवाब होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है किंतु भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों के लिए माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर का वजन बॉडी वेट क्या होगा, आपको बताना है। भार और द्रव्यमान से लेकर काफी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखें, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगला, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, यानी लाइन ऑफ इक्वेटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होगा। देखिए दोनों ध्रुवों पर अगर हम लोग जी की वैल्यू की बात करें, स्मॉल जी का वैल्यू ये ज्यादा होता है, तो व्यक्ति का जो भार होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा। स्मॉल जी का वैल्यू मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है, आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर जो वहां पर होगा वो नहीं पाया जाता, किसकी वजह क्या है। देखिए हमारे अर्थ पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ समय के लिए गायब हो जाए, कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाए, तो जो हमारा वायुमंडल है, वायु का एनवेलप है, ये किसी अदर ग्रह पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल को पकड़कर कौन रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वहां वायुमंडल नहीं होने की वजह क्या हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण बल की क्षीणता यानी कि कमी। पहला ही ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से सही होगा। फिर भी हम लोग 2-3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण पृथ्वी की अपेक्षा उसके बाहर में कमी। चलिए सारे ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आप सभी के सामने देके रखा है। होमवर्क प्रश्न आप लोगों को मिलने जा रहा है यहाँ पर 20 क्वेश्चन की। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा होगा, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इज।
आपको बताना है क्या इसका नाम भास्कर था, आर्यभट्ट था, वरुण था या फिर अग्नि था। हमने पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था, आपको मुझे इसका दिनांक भी बताना है, डेट क्या था, किस डेट को हमने लॉन्च किया था और किस ईयर में हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो आपको इसका मुझे विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर इस बात पर आप लोग कुछ अच्छे कमेंट कीजिएगा। सेशन को लाइक भी जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आज के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 17 हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम्स जो है आपके सामने है और हमें इस बार अपना सिलेक्शन तय निश्चित रूप से करना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।